हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास सी शार्प इंटरव्यू की ये लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मैनेज्ड कोड एंड अनमैनेज्ड कोड। भाई देखो, ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ये भी वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अक्सर मोस्टली इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है। और अक्सर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब वो इस क्वेश्चन को पास कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। और आपको पता है, इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन को स्किप करना या पास करना एक बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट आपके इंटरव्यू पे डालता है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है और मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो भाई, इस लेक्चर के ऊपर आने से पहले अगर आपने हमारा CLR वाला इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले CLR वाली वीडियो देख लो, ठीक है। उससे रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चन था वो देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस मैं इस चैनल के ऊपर लेके आता रहूँगा। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, मैनेज्ड कोड वर्सेस अनमैनेज्ड कोड, ठीक है। तो भाई देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, वो अपने माइंड में रखना। उसके बाद आपको मैनेज्ड कोड और अनमैनेज्ड कोड का जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ। भाई देखो, पहला पॉइंट, वेन एवर यू क्रिएट एनी ई एक्जी मतलब कोई भी एप्लीकेशन जब आप बनाते हो, चाहे वो कंसोल एप्लीकेशन हो, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन हो, और वेब एप्लीकेशन मतलब जिसके अंदर हम ASP.NET MVC एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब API एप्लीकेशन होती है, ASP.NET होती है, एक्सेट्रा। मतलब .NET फ्रेमवर्क को यूज करके चाहे हम डिफरेंट टाइप की वेब एप्स बनाएं या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएं, ठीक है। तो अगर हम ये .NET फ्रेमवर्क को यूज करके बना रहे हैं, कहाँ पे, विजुअल स्टूडियो के अंदर, और हम कोई .NET सपोर्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, जिस तरह से .NET सपोर्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, C# हो गया, VB हो गया, F# हो गया, एक्सेट्रा। तो मतलब जब भी हम कोई .NET एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, देन दीज एप्लीकेशंस आर रन कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ CLR, मतलब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। इसका मतलब आप .NET फ्रेमवर्क को यूज करके कोई भी आप .NEट एप्लीकेशन बनाते हो, चाहे वो वेब ऐप हो या आपके पास कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, डेस्कटॉप में कंसोल आ जाती है, विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन आ जाती हैं, वेब ऐप में ASP.NET MVC आ जाता है, ASP.NET आ जाता है, ठीक है। और IDE हम कौन सा यूज करते हैं, विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं। और अगर कोई भी .NET सपोर्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके हम .NET एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो ऐसी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो याद रखना, वो हमेशा किसके कंट्रोल में रन होती हैं, CLR। मतलब CLR उसको रन करने का जो भी एनवायरनमेंट वगैरह होता है वो प्रोवाइड करता है। मतलब आप इस तरह से भी कह सकते हो कि जो आपकी .NET एप्लीकेशन है उसको रन करने में कौन आपकी हेल्प करता है, CLR, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। इससे आपको मैनेज कोड और अनमैनेज कोड को समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहां पे आ जाओ। अब देखो, एक डायग्राम से मैं समझा रहा हूं। भाई देखो, हमारा CLR है, ठीक है। मैंने क्या बताया, हमारी CLR हमारी .NEट एप्लीकेशन को क्या करता है, रन करता है। अब चाहे वो .NEट ऐप या कोई डेस्कटॉप ऐप हो या वेब ऐप हो, ठीक है, जितनी भी .NEट एप्लीकेशंस हैं उनको रन करने में कौन हेल्प करता है, हमारी CLR हेल्प करता है। तो भाई देखो, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं कि जब भी CLR आपकी .NEट एप्लीकेशन को रन करवाता है ना, ठीक है, तो वो सिर्फ रन नहीं करवाता बल्कि आपकी .NEट एप्लीकेशंस को कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, यहां पे देखो, हमारे पास एक है GC मतलब गार्बेज कलेक्टर, CTS मतलब कॉमन टाइप सिस्टम, और CAS मतलब कोड एक्सेस सिक्योरिटी। मतलब CLR की मदद से जब आपकी .NEट एप्लीकेशन रन होती है तो CLR का काम सिर्फ रन करना नहीं है, बल्कि CLR आपकी एप्लीकेशन को, .NEट एप्लीकेशन को कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, कुछ फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। कौन से फीचर, जिस तरह से गार्बेज कलेक्शन हो गया, ठीक है, कॉमन टाइप सिस्टम हो गया, कोड एक्सेस सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। मतलब इस तरह के बहुत सारे फीचर्स वो आपकी .NEट एप्लीकेशन को प्रोवाइड करवाता है, जिससे आपकी जो .NEट एप्लीकेशन है वो बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट में और एक एफिशिएंट एनवायरनमेंट में क्या होती है, आपकी एप्लीकेशन रन होती है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट अपने माइंड में रखना, आपको मैनेज कोड और अनमैनेज कोड को समझने में आसानी होगी, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, नाउ लेट्स से
you have also used other third party exe in your .NET application like PDF reader, Excel, Skype, etc. मतलब देखो यहां पे कह रहा है कि आपकी कोई .NET एप्लीकेशन है, उसके अंदर आपने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज की हुई है, ठीक है। exe का मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को आपने उसमें रन किया हुआ है। और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या है, पीडीएफ रीडर हो गया, एक्सेल हो गया, स्काइप हो गया, एक्सेट्रा। आपको पता है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बहुत सारी होती हैं। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, दीज exe आर नॉट मेड इन .NET, दे आर मेड यूजिंग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसका मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो हमारे पास अदर exe है ना, कौन कौन सी, जिस तरह पीडीएफ रीडर हो गया, एक्सेल हो गया, स्काइप हो गया, ये .NET की मदद से नहीं बनी, ये किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके बनाई गई हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन यू यूज दीज exe इन योर एप्लीकेशन, मतलब जब आप पीडीएफ रीडर हो गया, एक्सेल हो गया, स्काइप हो गया या इस तरह के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जब आप अपनी .NET एप्लीकेशन में यूज करते हो, तो होता क्या है यहाँ पे देखो, देन दीज आर नॉट रन बाय CLR, मतलब CLR इनको रन नहीं करता। Even though you are running these exe in .NET application, they are going to run in their own environment. यहां पे कह रहा है भले ये जो आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, भले वो .NET एप्लीकेशन के अंदर रन हो रही हैं, लेकिन फिर भी उनको CLR रन नहीं करता। उनको कौन रन करेगा? उनका अपना एनवायरनमेंट, मतलब जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बने हुए हैं, उसका जो एनवायरनमेंट होगा, उसी एनवायरनमेंट में वो एप्लीकेशन क्या की जाएंगी? रन की जाएंगी, ठीक है। फिर यहां पे देखो क्या कह रहा है, एक एग्जाम्पल बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन exe इज डेवलप्ड यूजिंग C और C++, then that exe will run under C और C++ रन टाइम एनवायरनमेंट। मतलब देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आपकी एक एप्लीकेशन है, एक exe है, वो C या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेवलप हुई है, ठीक है, तो वो जो आपकी exe है, एप्लीकेशन है, वो C और C++ के ही रन टाइम एनवायरनमेंट में रन होगी, मतलब उसको CLR रन नहीं करेगा। ये पॉइंट अपने माइंड में रखना, ठीक है। तो अब ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखना। अब आते हैं हम यहाँ पे मैनेज कोड वर्सेस अनमैनेज कोड के डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट मैनेज कोड का, देखो क्या कह रहा है, द कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय द CLR इंस्टेड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब मैनेज कोड आपके पास ऐसा कोड होता है जिसको CLR रन करता है इंस्टेड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब वो जो आपका पीसी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो आपके मैनेज कोड को रन नहीं करता, बल्कि कौन करता है? CLR। और मैनेज कोड कौन सा होता है? जो आपकी .NET एप्लीकेशंस होती है, ठीक है, वो मैनेज कोड होता है। वही कोड आपका CLR क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर हम बात करें अनमैनेज कोड की, तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, द कोड दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूट्स अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब जो अनमैनेज कोड होता है, उसको CLR रन नहीं करता, बल्कि उसको आपके सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो उसको डायरेक्ट रन करता है, ठीक है। एक ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द मैनेज कोड द CLR विल प्रोवाइड सर्विसेज लाइक गार्बेज कलेक्टर, टाइप चेकिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड कोड एक्सेस सिक्योरिटी। मतलब मैनेज कोड को मैंने क्या बताया? CLR रन करता है। तो जो CLR है वो आपकी .NET एप्लीकेशंस को, आपके मैनेज कोड को कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जिस तरह से गार्बेज कलेक्शन, मतलब ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट के लिए जो गार्बेज कलेक्टर काम करता है, वो फीचर भी हमें मिलता है। टाइप चेकिंग, ठीक है, डेटा टाइप चेकिंग की बात हो रही है, वो फीचर भी हमें मिलता है। फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग, आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर कोड एक्सेस सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको CLR प्रोवाइड करता है आपके मैनेज्ड कोड में। लेकिन अगर मैं बात करूं अनमैनेज्ड कोड में, तो यहां पे देखो, इट डज नॉट प्रोवाइड सर्विसेज लाइक गार्बेज कलेक्टर, टाइप चेकिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड कोड एक्सेस सिक्योरिटी। मतलब ये जो हमें सर्विसेज हैं, ये हमें अनमैनेज कोड के अंदर नहीं मिलती, क्योंकि भाई देखो मैंने क्या बताया, ये जो सर्विसेज है ये कौन प्रोवाइड करता है? CLR प्रोवाइड करता है आपकी .NET एप्लीकेशन को। लेकिन जो अनमैनेज कोड होता है, मतलब जिसको आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कोड कहते हो, ठीक है, उसको CLR रन नहीं करता। तो जब CLR रन नहीं करेगा, तो जो CLR के फीचर्स हैं वो भी आपकी एप्लीकेशन को नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भाई देखो यहां पे ना आपको ड्रॉबैक भी साथ साथ बता रहा है, मतलब डिफरेंस भी बता रहा है और एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स भी बता रहा है। मतलब मैनेज कोड का एडवांटेज क्या है कि उसमें हमें GC मिलता है, टाइप चेकिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग मिलता है, CS मिलता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? मैनेज कोड का एडवांटेज हो गया। लेकिन अगर मैं अनमैनेज कोड की बात करूं, तो उसके अंदर ये सारे फीचर्स हमें नहीं मिलते, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट,
द कोड इज कंपाइल्ड बाय द लैंग्वेज कंपाइलर इनटू IL कोड, जिसको हम इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड कहते हैं। इसका मतलब अगर मैंने सी शार्प में कोई प्रोग्राम बनाया है तो सी शार्प का जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, आपके सी शार्प के कोड को किस में कन्वर्ट करेगा, IL कोड में कन्वर्ट करेगा, इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करेगा। IL कोड को हम MSIL भी कहते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, और इसको CIL भी कहते हैं, मतलब कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, ठीक है। तो ये सारे IL के नाम है, ठीक है। फिर आ जाओ थर्ड पॉइंट इसका अनमैनेज कोड का, देखो क्या कह रहा है, द कोड विल बी कंपाइल्ड इनटू नेटिव कोड या मशीन कोड। मतलब जो हमारा अनमैनेज कोड होता है वो डायरेक्टली कंपाइल होता है मशीन कोड में, नेटिव कोड में, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उसे डायरेक्ट क्या करता है, कंपाइल करता है मशीन कोड के अंदर, ताकि आपका सिस्टम उसको समझ पाए। तो ये एक और मेन डिफरेंस है मैनेज्ड कोड और अनमैनेज्ड कोड में, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाओ यहाँ पे लास्ट पॉइंट इसका, देखो मैनेज कोड में क्या कह रहा है, मेमोरी बफर ओवरफ्लो प्रॉब्लम्स डू नॉट अकर इन मैनेज कोड। मतलब मैनेज कोड के अंदर जो मेमोरी ओवरफ्लो के प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैनेज कोड के अंदर नहीं होते। मतलब मेमोरी हमारी फुल हो रही है, मेमोरी हमारी लीक हो रही है, ठीक है, इस तरह के इश्यूज मैनेज कोड में नहीं होते। क्यों? क्योंकि CLR आपको गार्बेज कलेक्शन का एक फीचर प्रोवाइड करता है जो कि ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट करता है, और यही वजह है कि जो मेमोरी बफर ओवरफ्लो वाले जो इश्यूज होते हैं वो मैनेज कोड के अंदर नहीं आते। फिर अगर अनमैनेज कोड की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेमोरी बफर ओवरफ्लो प्रॉब्लम्स मे अकर इन अनमैनेज्ड कोड। मतलब ये जो मेमोरी ओवरफ्लो के प्रॉब्लम्स होते हैं ये अनमैनेज्ड कोड के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर CLR इसको एग्जीक्यूट नहीं करता। तो जब CLR एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो जो गार्बेज कलेक्शन की जो सर्विसेज है वो भी इसके अंदर मौजूद नहीं होती, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे मैनेज कोड वर्सेस अनमैनेज कोड की एक डायग्राम से आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मतलब इसकी जो एग्जीक्यूशन होती है कि मैनेज कोड किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, किस तरह से कंपाइल होता है, उसी तरह से अनमैनेज कोड किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, कौन उसे कंपाइल करता है, ये सारी चीज़ें एक डायग्राम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अनमैनेज कोड की। तो अनमैनेज कोड का जो आपके पास सोर्स कोड होता है, ठीक है, वो एग्जीक्यूटेबल होता है, ठीक है, और वो एग्जीक्यूटेबल किसके द्वारा होता है, आपके CPU, मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपके उस कोड को डायरेक्ट क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, कंपाइल करता है, और कंपाइल करने के बाद मतलब मशीन कोड के अंदर, नेटिव कोड के अंदर वो जो उसको कंपाइल करता है और उसके बाद आपको उसका आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो ये होता है किसमें, अनमैनेज्ड कोड के अंदर, जिसको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपका CPU डायरेक्ट क्या करता है, कंपाइल करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर बात करूं किसकी, मैनेज्ड कोड की, तो मैनेज कोड के अंदर जो आपका सोर्स कोड होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सी शार्प का सोर्स कोड है, ठीक है, तो उसको जो आपका सी शार्प का कंपाइलर है वो सबसे पहले किस में कंपाइल करता है, किस में कन्वर्ट करता है, IL मतलब इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड के अंदर वो उसको कन्वर्ट करता है, और उसके बाद जो आपका IL कोड होता है वो आपके मशीन कोड के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता है, और उसके बाद आपका सिस्टम उसे समझता है और आपको आउटपुट मिल जाता है। लेकिन भाई देखो, जब हमने CLR पढ़ा था मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट वहां पे बताया था कि भाई ये जो आपका IL कोड होता है ये कन्वर्ट किस में होता है, मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। तो यहां पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है GIT का। मतलब GIT क्या करता है, आपके IL कोड को आपके मशीन कोड के अंदर मतलब नेटिव कोड के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। GIT क्या है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। और GIT को इन्वोक करने का काम कौन करता है, मतलब GIT को कॉल करने का काम कौन करता है, आपका CLR। इसका मतलब अगर आप इस तरह से कहो कि CLR की रिस्पॉन्सिबिलिटी है IL कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, तो यह भी गलत नहीं होगा, क्योंकि CLR एक्टिवेट करता है GIT को, जस्ट इन टाइम कंपाइलर को, और जस्ट इन टाइम कंपाइलर आपके IL कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और फिर आपका सिस्टम उसे समझता है और आपको आउटपुट मिल जाता है। तो इस तरह से अनमैनेज्ड कोड और मैनेज्ड कोड की क्या होती है, एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है। तो अब आ जाओ हमारे इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा विजुअल स्टूडियो में। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, टू राइट अनमैनेज्ड कोड और अनसेफ कोड वी कैन यूज अनसेफ मॉडिफायर। फॉर एग्जाम्पल मैं सी शार्प के अंदर फॉर एग्जाम्पल सी लैंग्वेज का क्या करना चाह रहा हूं, सी या C++ लैंग्वेज का कोड लिखना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब वो जो सी या C++ लैंग्वेज का कोड होगा, ठीक है, वो क्या हो गया, थर्ड पार्टी हो गया, मतलब वो क्या हो गया, अनसेफ हो गया, अनमैनेज कोड हो गया। भाई देखो एक बात याद रखना, अनमैनेज कोड को अनसेफ कोड क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जो CLR के फीचर्स होते हैं, सिक्योरिटी वाले, गार्बेज कलेक्शन वाले, वो इसके अंदर हमें नहीं मिलते, इसलिए इसको अनसेफ कोड कहा जाता है। तो अगर आपको अपनी सी शार्प एप्लीकेशन के अंदर अनसेफ कोड लिखना है, अनमैनेज कोड लिखना है,
तो सी शार्प ने हमें एक मॉडिफायर प्रोवाइड किया है, ठीक है। एक मॉडिफायर है जिसका क्या नाम है, अनसेफ मॉडिफायर। मतलब एक कीवर्ड है, आप इसको यूज करके उसके अंदर क्या लिख सकते हो, अनसेफ मॉडिफायर के ब्लॉक के अंदर आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं इसको जरा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, यहाँ पे आ जाओ। तो भाई यहाँ पे देखो, ये मैंने एक विजुअल स्टूडियो के अंदर कंसोल एप्लीकेशन बनाई हुई है, और इसके अंदर देखो मैंने ट्राई कैच ब्लॉक बनाया हुआ है अपने मेन मेथड के अंदर। और इसके अंदर देखो ट्राई के अंदर मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने 4 लाइंस का एक कोड लिखा हुआ है। भाई देखो, अगर किसी ने सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ी हुई है, ठीक है, तो वो यहाँ पे देखो स्टार का सिंबल देख के समझ गया होगा कि हमने यहाँ पे पॉइंटर्स को यूज किया हुआ है। तो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता जाऊं, पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट सी और सी प्लस प्लस में तो है, लेकिन सी शार्प के अंदर पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर मुझे सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज के अंदर वो जो पॉइंटर्स का कोड है, अगर वो मुझे अपनी सी शार्प एप्लीकेशन के अंदर लिखना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा अनसेफ मॉडिफायर। क्योंकि भाई देखो, ये जो कोड है, अगर मैं आपको ये समझाऊं ये कोड क्या काम कर रहा है, देखो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का डेटा, और उसके अंदर वैल्यू क्या पास कर दी 10। और अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने एक पॉइंटर बनाया, ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर देखो ये जो डेटा है, डेटा वेरिएबल, इसका एड्रेस मैं कहां पास कर रहा हूं, अपने इस पॉइंटर के अंदर पास कर रहा हूं। क्योंकि आपको पता है, जिसने सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ी है, ये जो % का साइन है, ये क्या गेट करके देता है, जो भी आपका वेरिएबल है उसका रेफरेंस, उसका एड्रेस, जो कि रैम मेमोरी के अंदर उसका रेफरेंस होगा ना, उसका एड्रेस होगा, वो यहां पे देखो मैं गेट कर रहा हूं, और कहां पे स्टोर करवा रहा हूं, पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा रहा हूं, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो डेटा का वेरिएबल मैं यहां पे प्रिंट करवा रहा हूं, और वो जो पीटी वेरिएबल था, मतलब पॉइंटर वेरिएबल था, जिसके अंदर हमारे डेटा वेरिएबल का एड्रेस था, रेफरेंस था, वो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूं। लेकिन भाई देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो कोड है ये सी या सी प्लस प्लस का कोड है, इसको मैं सी शार्प के अंदर नहीं लिख सकता, क्योंकि सी शार्प के अंदर पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, अनसेफ मॉडिफायर यूज करूंगा। किस तरह से, यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास ब्लॉक है ना, ठीक है, इसके शुरू में आपने सिंपल क्या लिख देना है, अनसेफ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। देखो ये मैंने क्या कर दिया, अनसेफ मॉडिफायर के थ्रू यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया, और उसके अंदर जो भी मैंने कोड लिखा था, देखो वो सारा का सारा क्या हो गया, अब जो भी एरर्स आ रहे थे इसके अंदर वो सारे एरर्स चले गए। लेकिन भाई देखो, जब आप अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर फर्स्ट टाइम ये अनसेफ लिखोगे ना, मतलब इस ब्लॉक से पहले जब आप फर्स्ट टाइम अनसेफ लिखोगे, तो अनसेफ के नीचे भी एरर आएगा। तो आपने क्या करना है, अनसेफ के ऊपर क्लिक करना है, और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डॉट, डॉट का होता है ना बटन कीबोर्ड में, कंट्रोल प्लस डॉट करना है, और फिर नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा अलाउ अनसेफ मॉडिफायर, आपने उसको अलाउ करना है। तो जैसे आप अलाउ करोगे, तो ये जो अनसेफ के नीचे एरर आ रहा होगा ना फर्स्ट टाइम, वो एरर चला जाएगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि वो जो फर्स्ट टाइम जब आया था ना, तो मैंने उसको अलाउ कर दिया था, इसलिए अब मेरे पास एरर नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। और देखो ये अनसेफ कोड है ना, इसलिए मैंने इसको ट्राई कैच ब्लॉक में रखा हुआ है, ताकि इसके अंदर कोई एक्सेप्शन ना आए, ठीक है। तो अब अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं, और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट आपको नजर आ रहा होगा। देखो रिजल्ट में क्या है, वेरिएबल में क्या डाला था 10, और ये जो वेरिएबल है डेटा, ये हमारे पास जिस मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ है उस मेमोरी का एड्रेस क्या है, देखो ये आपको नजर आ रहा है, देखो 943, मतलब इस तरह का ये क्या होता है, ये आपके पास एड्रेस होता है, रेफरेंस होता है उस वेरिएबल का। और किसी भी वेरिएबल के रेफरेंस की तरफ पॉइंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉइंटर्स। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सी और सी प्लस प्लस में है, सी शार्प में नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास अनसेफ कोड का, और इस तरह से आप अनमैनेज कोड लिख सकते हो अपने सी शार्प प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो यही पॉइंट यहाँ पे आपको बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल के ऊपर आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।